हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक्स लॉ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको डेफिनेटली करके जाने चाहिए बिफोर द एग्जाम, क्योंकि हाईएस्ट चांसेस है कि इन्हीं टॉपिक्स में से सवाल पूछे जाते हैं इन द एग्जाम अलग अलग तरीके से। आई विल बी गिविंग यू द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 2 की हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपके नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सेक्शन 8 से रिलेटेड प्रोविजंस। अभी नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज से रिलेटेड क्या क्या सवाल हो सकते हैं, जैसे कि अगर कंपनी का नाम किसी से आइडेंटिकल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया तो कैसे कंपनी को नाम चेंज करना है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज से कैसा सवाल है कि कंपनी एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट करी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करी तो क्या प्रोसीजर है। सेक्शन 8 से रिलेटेड कैसा सवाल है कि कुछ मेंबर्स हैं, क्लब बनाना चाह रहे हैं, 10 साल बाद उसे डिसॉल्व कर देंगे और जो भी उसका असेट्स होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आर दे डूइंग इट राइट? द आंसर वुड बी नो। सो इस तरह के सवाल चैप्टर नंबर 2 से पूछे जा सकते हैं। देन योर चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें मैक्सिमम पूछा गया है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो कौन लायबल है, कौन केस फाइल कर सकता है। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, जिस पे अक्सर सवाल पूछे गए हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट में आप मैक्सिमम कितने नंबर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट आप कितनी बार कर सकते हो, कब कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, जिसमें राइट इशू, बोनस इशू, बायबैक, डिबेंचर ट्रस्टी, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। राइट्स और बोनस में जनरली प्रैक्टिकल भी आपको मिल सकता है कि भाई ये बोनस डिक्लेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता, सफिशिएंट फंड्स है कि नहीं है। बायबैक में भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स कि ये बायबैक वैलिड है कि नहीं है। आपका एक बार बायबैक कंप्लीट हो जाता है तो आप सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो या नहीं। डिबेंचर ट्रस्टी में आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस दी हो सकती है और पूछा जा सकता है कि ये बंदा डिबेंचर ट्रस्टी के तौर पे अपॉइंट हो सकता है कि नहीं। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 5, जहां से सबसे ज्यादा पूछा जाता है अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, जिसमें 17-18 पॉइंट्स है। और वो पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए जहां पे आपको फैक्ट्स दिए होंगे और आपको पूछा जाएगा कि अमाउंट डिपॉजिट के तौर पे माना जाना चाहिए या नहीं। देन कम्स योर चार्जेस वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, जहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस एंड रेक्टिफिकेशन। चार्जेस अगर इस दिन क्रिएट हुआ है तो कब रजिस्टर हो जाना चाहिए। रेक्टिफिकेशन जहां पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करते हो, अगर आपने रजिस्टर करवाना भूल गए हो तो क्या तरीका है। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ अ रजिस्टर्ड चार्ज। अगर चार्ज रजिस्टर हो जाता है तो लोगों को पता होना चाहिए उस रजिस्टर्ड चार्ज के बारे में। मीन्स एनी पर्सन हु इज परचेजिंग अ प्रॉपर्टी जिस पे चार्ज क्रिएटेड है, तो यहाँ पे हम ये मानेंगे कि बायर को प्रॉपरली इंक्वायर करके प्रॉपर्टी खरीदनी है। कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बताए इस पे चार्ज क्रिएटेड है कि नहीं। देन चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एजीएम कब हो सकती है, कहाँ हो सकती है, एजीएम कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, नोटिस के प्रोविजंस, नोटिस कितने दिन पहले जाना चाहिए, पोस्ट है तो क्या होगा, कोरम मीन्स मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, प्रॉक्सी जब आपके बिहाफ पे कोई और जा रहा है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ये सारे प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 7 दैट यू मस्ट डू थॉरली। चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, जहां पे आपको 3 कंडीशंस दी हुई है, वो तीनों कंडीशंस मीट करके डिविडेंड डिक्लेयर करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। इसके साथ साथ एक और टॉपिक है दैट इज व्हेन कंपनी इज नॉट लायबल फॉर पनिशमेंट, जैसे कि अगर कंपनी ने इन्फॉर्म कर दिया हो या फिर कंपनी की गलती ना हो या फिर लीगली सेट ऑफ कर दिया हो फॉर एनी अमाउंट ड्यू, तो वो 4-5 पॉइंट है, उसके ऊपर भी प्रैक्टिकल फॉर्म होकर पूछा जा सकता है फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आर सीएसआर, इंटरनल ऑडिट एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको अप्लाई करती है, जिसमें आपको नेटवर्थ की कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, प्रॉफिट्स भी पता होने चाहिए। इंटरनल ऑडिट कहाँ कहाँ किसको अप्लाई करता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास कब फाइल होने चाहिए, प्रोविजनल फाइलिंग कब होती है, एजीएम ना हुई हो तो क्या होता है, तो ये सारी चीजें जिसमें आपको एक्सबीआरएल भी देखना चाहिए कि एक्सबीआरएल में फाइलिंग कौन करता है। Then comes your chapter number 10. चैप्टर नंबर 10 से यूजुअली जो पूछा जाता है दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स।
कॉस्ट ऑडिट हायर चांसेस हो सकते हैं क्योंकि अभी ये टॉपिक को थोड़ा इलाबोरेट करके दिया गया है, थोड़ा न्यू एडिशन हुआ है कॉस्ट ऑडिट में। एंड मैटर्स ऑफ स्पेशल इंक्वायरी, जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो कौन कौन से मैटर्स में उसे स्पेशली इंक्वायर करना चाहिए, तो ये भी पूछा जा सकता है फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। सो दैट इज योर कॉर्पोरेट लॉ। फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी के केस में ये न्यूली एडेड चैप्टर है, एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है। डेफिनेशन मतलब ये कंपनी फॉरेन कंपनी है या नहीं है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है, तो वो सवाल हो सकता है प्रैक्टिकल के फॉर्म में। फॉरेन कंपनी को अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, इसका कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप रजिस्ट्रार को सबमिट करते हो और इन्फॉर्मेशन में चेंजेस हो तो वो कब सबमिट होता है, और प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड प्रोविजन पूछे जा सकते हैं। सो दैट इज योर कंपनी लॉ के चैप्टर्स हो गए ये सारे। चैप्टर 1 2 3 1 तो नहीं लिखा है मैंने बिकॉज 1 इज नॉट आस्क्ड। चैप्टर 11 तक। नाउ योर न्यू चैप्टर दैट इज एलएलपी। एलएलपी से क्या क्या पूछा जा सकता है इन द एग्जामिनेशन। डेजिग्नेटेड पार्टनर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं एलएलपी में, कि ये पर्सन्स डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर पूछा जा सकता है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के ऊपर पूछा जा सकता है एलएलपी में। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो एलएलपी से पूछे जा सकते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको काफी अच्छे से करना है। पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उस पर भी प्रैक्टिकल फॉर्म होके पूछा जा सकता है कि भाई एक क्रेडिटर है जो स्यू करना चाह रहा है पार्टनर्स को, तो वो स्यू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का जो पूरा स्कीम है कि एलएलपी अगर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करना चाह रही है तो कैसे कर सकती है, तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, और कंपाउंडिंग भी पूछा जा सकता है, अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं तो उसकी कंपाउंडिंग कैसे होगी। सो दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एलएलपी। एलएलपी एक्ट से ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो दैट इज एंटायर कॉर्पोरेट लॉ फॉर यू। ये पूरा कॉर्पोरेट लॉ हो गया है आपका, चैप्टर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंक्लूडिंग एलएलपी। दैट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। अगर अदर लॉ की मैं बात करूँ तो 3 चैप्टर है हमारे पास। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जनरल क्लॉजेस एंड इंटरप्रिटेशन। फॉरेन एक्सचेंज में आपका इंपॉर्टेंट प्रोविजन है पीआरओआई और पीआरआई वाला, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड इन इंडिया कौन होता है। शेड्यूल 1 2 3 ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, एंड कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो पीआरओआई को प्रोहिबिटेड है, जो आपको कैपिटल ट्रांजेक्शंस के एंड में मिल जाएंगे। जनरल क्लॉजेस एक्ट में आपको पढ़ना चाहिए सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर और नंबर वाला प्रोविजन। रिपील ऑफ द एक्ट, अगर कोई ऑफेंस किया है जो 2 एक्ट के तहत पनिशेबल है तो क्या होगा। टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, डेफिनेशंस कैसी होती है, रेस्ट्रिक्टिव या एग्जॉस्टिव, और अगर आप पोस्ट के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो कब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट मानी जाती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट दैट इज द लास्ट चैप्टर, जिसमें आपको ग्रामेटिकल लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करना है। एजेस डिम जनरस, व्हेन इट अप्लाइज व्हेन इट डजंट अप्लाई। सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसमें नॉस्टर सोर्सेज एंड कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशन, नॉटविथस्टैंडिंग सब्जेक्ट टू दैट आर योर रूल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में आएंगे ये टॉपिक्स। प्रिएम्बल क्या होता है, हेडन्स केस कब लगता है, प्रोविजो क्या होता है, और डीड्स और डॉक्यूमेंट्स का इंटरप्रिटेशन आप कैसे करोगे। सो दैट इज अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यू। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे इन द एग्जामिनेशन, जिससे मैक्सिमम चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। सो आई होप यू गो थ्रू ऑल दिस टॉपिक्स वेल, काफी अच्छे से करें आप ये सारे टॉपिक्स को। मेजॉरिटी ऑफ पेपर इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड होता है, चाहे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।